अब देखिए, महिला आरक्षण का हमने पूरा समर्थन किया है। राजीव गांधी जी पंचायती राज में महिला आरक्षण लाए थे। हमने बिल का सब पार्टियों ने, इंडिया ने, जो हमारा गठबंधन है, सब पार्टियों ने कहा हम इस बिल को पूरा समर्थन देते हैं। मगर इसमें हमारे 2-3 सवाल हैं। सवाल के जवाब दे दीजिए। पहला सवाल, इसमें ओबीसी महिलाओं के लिए रिजर्वेशन क्यों नहीं किया? नमस्कार, मैं नाज़मीन खान और आप देख रहे हैं SPN9 न्यूज़। महिला आरक्षण बिल पास हो जाना, लेकिन महिला आरक्षण बिल को पूरी तरह से पेश ना करना। महिला आरक्षण बिल को लेकर ये कहना कि महिलाओं का सम्मान होगा, महिलाओं को हक मिलेगा, महिलाएं भी अब पार्लियामेंट में नजर आएंगी, महिलाओं की संख्या पार्लियामेंट में ज़्यादा नजर आएगी और महिला सांसदों की संख्या बढ़ने से लोकसभा की सीटों पर भी असर पड़ेगा। ऐसा केंद्र सरकार की तरफ से दावा किया गया, लेकिन उनके दावे तब खोखले साबित हुए जब कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सच्चाई बताई, जब बसपा सुप्रीमो मायावती ने सच्चाई बताई, जब समाजवादी पार्टी से डिंपल यादव और अखिलेश यादव ने सच्चाई बताई। वो सच्चाई थी कि यहाँ पर आप तमाम कोटे की महिलाओं को शामिल नहीं कर रहे हैं। आपने महिलाओं के सम्मान की बात कही है, लेकिन आप महिलाओं में ही भेदभाव कर रहे हैं। कुछ महिलाओं को आप इस महिला आरक्षण बिल में शामिल करते हैं तो कुछ महिलाओं को इस बिल आरक्षण से हटा देते हैं। ऐसे में देखा जाए तो बसपा सुप्रीमो ने एक बात कही थी कि मैं इस बिल का समर्थन करती हूं, लेकिन SC, ST, OBC वर्ग की महिलाओं को अगर शामिल किया जाएगा, उनके हक की लड़ाई के लिए उन्हें यहाँ पर चुना जाएगा, तो मैं इस बिल का समर्थन करूँगी, वरना मैं इस बिल के खिलाफ उतर जाऊँगी। तो ऐसे में यहाँ पर लोकसभा राज्यसभा में बिल पास हो जाने के बावजूद भी लड़ाई महिला आरक्षण बिल को लेकर इस वजह से है क्योंकि राहुल गांधी ने OBC समुदाय, OBC कैटेगरी को लेकर एक बहुत बड़ी बात कह डाली है। महिला आरक्षण बिल में OBC कैटेगरी को जगह ना मिलना, क्यों यहाँ पर मुस्लिम महिला सांसदों को दूर किया जा रहा है। ऐसे में राहुल गांधी एक पेपर उठाते हुए बड़े तेज आवाज़ में बोलते हुए पार्लियामेंट में नजर आते हैं कि आपकी ही पार्टी में कितने ऐसे सांसद हैं, कितने ऐसे मंत्री नेता हैं जो OBC कोटे से आते हैं। यहाँ पर अगर गिनवा लिया जाए तो उनकी संख्या ना के बराबर ही निकलेगी। यहाँ पर राहुल गांधी OBC कैटेगरी को लेकर कई बड़े खुलासे केंद्र सरकार के खिलाफ महिला आरक्षण बिल पर करते हुए नजर आते। क्या कुछ कह रहे, देखिए जरा। कुछ दिन पहले पार्लियामेंट का स्पेशल सेशन अनाउंस हुआ और काफ़ी फैनफेयर से पुरानी पार्लियामेंट बिल्डिंग से नई पार्लियामेंट बिल्डिंग में ट्रांजिशन हुआ। वो अच्छी बात है और मेन फोकस स्पेशल सेशन का, पहले तो मालूम नहीं था ये स्पेशल सेशन क्यों हो रहा है, स्पेक्यूलेशन काफ़ी हुआ और फिर पता लगा कि इसका मेन फोकस महिला आरक्षण है। उसके बाद महिला आरक्षण तो बड़ी अच्छी चीज है, उसके बाद ये 2 क्लॉजेज, इसमें 2 फुटनोट्स हमें मिले। एक की महिला आरक्षण करने से पहले, महिला आरक्षण देने से पहले हमें सेंसस करना पड़ेगा और दूसरा डिलिमिटेशन करना पड़ेगा, और इन दोनों चीजों को करने के लिए बहुत साल लगेंगे। सच्चाई यह है कि महिला आरक्षण को आज किया जा सकता है। 33% आज जो सीट्स हैं लोकसभा में, विधानसभा में, वो महिलाओं को दी जा सकती हैं। कोई कॉम्प्लिकेटेड मामला नहीं है, मगर सरकार वो नहीं करना चाहती है। सरकार ने ये देश के सामने रख दिया है, मगर रियलिटी ये है कि ये इंप्लीमेंट आज से 10 साल बाद होगा। ये भी नहीं मालूम कि होगा या नहीं होगा। तो एक प्रकार से ये डिस्ट्रैक्शन टैक्टिक है, डाइवर्जन टैक्टिक है। डाइवर्जन किस चीज से हो रहा है?
डाइवर्जन ओबीसी सेंसस से हो रहा है। मैंने पार्लियामेंट में सिर्फ एक इंस्टीट्यूशन के बारे में बात की, वो जो हिंदुस्तान की सरकार का सेंटर है, कोर है, जो हिंदुस्तान की सरकार को चलाता है, कैबिनेट सेक्रेटरी एंड सेक्रेटरीज। और उसमें मैंने एक छोटा सा सवाल पूछा। प्रधानमंत्री कहते हैं कि वो ओबीसी के लिए बहुत काम कर रहे हैं। अगर प्रधानमंत्री इतना काम कर रहे हैं तो 90 लोगों में से सिर्फ 3 लोग ओबीसी कम्युनिटी से क्यों हैं? पहला सवाल। दूसरा सवाल, मैंने यही एनालिसिस बजट को देख के की कि भैया पूरा हिंदुस्तान का बजट क्या है और ये जो ओबीसी ऑफिसर्स हैं ये इस बजट में से कितना कंट्रोल कर रहे हैं और क्या कंट्रोल कर रहे हैं। आदिवासी क्या कंट्रोल कर रहे हैं, दलित क्या कंट्रोल कर रहे हैं। ओबीसी हिंदुस्तान के 5% बजट को कंट्रोल कर रहा है, ओबीसी ऑफिसर्स। तो मुझे बात समझ नहीं आ रही है। प्रधानमंत्री हर रोज ओबीसी की बात करते हैं, ओबीसी प्राइड की बात करते हैं, मगर ओबीसी के लिए किया क्या? अब जब मैंने ये बात बोली, उनका रिस्पॉन्स बड़ा इंटरेस्टिंग है। वो कहते हैं कि लोकसभा में हमारा रिप्रेजेंटेशन है। लोकसभा में रिप्रेजेंटेशन का क्या लेना देना है? मैं कह रहा हूं कि बजट डिसीजन जो लेते हैं, जो बजट को ऑफिसर्स हैं, जो बजट को कंट्रोल करते हैं, 5% ओबीसी निर्णय ले रहे हैं। और मैंने सिर्फ यह सवाल पूछा, क्या हिंदुस्तान में ओबीसी की आबादी 5% है? यह मैं जानना चाहता हूं। अगर 5% है तो फिर वो ठीक है, उसको मैं एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हूं। मगर अगर वो 5% से ज्यादा है तो मुझे यह पता लगाना है, और एक बार मैं मन बना लेता हूं, मैं छोड़ता नहीं हूं, मुझे यह पता लगाना है ये ओबीसी हिंदुस्तान में कितने हैं, और जितने हैं उतनी भागीदारी इनको मिलनी चाहिए। अब आप किसी लोकसभा में किसी भी एमपी से पूछ लीजिए, लोकसभा को टेंपल ऑफ डेमोक्रेसी कहा जाता है। आप किसी भी बीजेपी के एमपी से पूछ लीजिए कि वो कोई डिसीजन लेता है, कोई कानून बनाता है, कोई कानून बनाने में भाग लेता है, किसी से भी पूछ लीजिए, बिल्कुल नहीं। ना कांग्रेस का एमपी इस लोकसभा में, ना बीजेपी का एमपी, ना कोई और इंडिया का एमपी कोई डिसीजन लेता है। मतलब एमपीज को जैसे मंदिर में मूर्ति होती है वैसे मूर्तियां बना रखी हैं, और ओबीसी की वहां पे मूर्तियां भर रखी हैं, मगर पावर बिल्कुल नहीं है। देश को चलाने में कोई भागीदारी नहीं है। यह सवाल मैंने उठाया है कि क्या, और हर ओबीसी युवा को यह समझना है कि क्या आपको इस देश को चलाने में भागीदारी मिलनी चाहिए, हां या ना? अगर मिलनी चाहिए तो क्या आपकी आबादी 5% है, हां या ना? यह सवाल है। और डिस्ट्रैक्शन इस बात से हो रहा है। बीजेपी को ये जो 2 पॉइंट्स हैं, महिला आरक्षण वाले, डिलिमिटेशन और सेंसस, इनको हटा देना चाहिए और एकदम महिलाओं को जो इज्जत मिलनी चाहिए, जो रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए, जो भागीदारी होनी चाहिए, उनको एकदम वो कर दें। और कास्ट सेंसस का जो हमने डेटा निकाला था उसको पब्लिक कर दें, तो सारे हिंदुस्तान के ओबीसी युवाओं को पता लग जाए वो हैं कितने, और नया सेंसस कास्ट बेसिस पे करें। राहुल गांधी को आपने सुना, उसके बाद यहाँ पर राज्यसभा में जब चर्चा होती है तो जेपी नड्डा यहाँ पर राहुल गांधी का मजाक उड़ाते हुए नजर आते हैं। यहाँ पर ओबीसी को लेकर कई बड़ी बातें कहते हुए नजर आते हैं। उनका सीधे तौर पर यह कहना है कि राहुल गांधी झूठ बोल रहे हैं, लेकिन हकीकत क्या है ये बताना भी ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री जब बिल को लेकर चर्चा कर रहे होते हैं तब यहाँ पर वो ये नहीं कहते हुए नजर आते हैं कि किन किन कैटेगरी की महिलाओं को शामिल किया गया है। जेपी नड्डा यहाँ पर क्या कुछ कह रहे हैं, पहले आप वो सुनिए। 92 में
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप सर्विसेज में ओबीसी को रिजर्वेशन दीजिए, और 1995-96 में एससी, एसटी और ओबीसी कैटेगरी सर्विसेज में जुड़ी और ऑल इंडिया सर्विसेज में जुड़ी। अब आप बताइए कि आज सेक्रेटरी के एम्पैनलमेंट का जो कट ऑफ ईयर है वो है 1992। जो सेक्रेटरीज हैं वो 1992 बैच के नीचे के लोग हैं, पहले के लोग हैं। अब मैं आपसे पूछता हूं कि 2004 से 2014 तक कितने सेक्रेटरी ओबीसी थे और कहां थे वो ओबीसी के सेक्रेटरी, किस क्राइटेरिया में थे? जरा हमको इसका ज्ञानवर्धन कीजिए। देखिए, मैं बार बार बोलता हूं, लीडर को लीडर बनना पड़ेगा, ट्यूटर से नहीं चलता काम। ये ट्यूटर्ड स्टेटमेंट से नहीं चलता है काम, और वह भी ट्यूटर अगर कोई लीडर हो तो भी समझ में आता है। ये एनजीओ को लेकर के आ जाते हो, जिन एनजीओ को जिनको आता न पता न सता, कोई चीज जानकारी नहीं, वो आपको समझाते हैं और आप बोल करके सोचो आई वाज शॉक्ड एंड शैटर्ड एंड शॉक्ड। अरे भाई, शौक तो लगना ही था, जब पढ़ना ही नहीं पूरा तो शौक ही लगेगा, और क्या होगा? ये परिस्थिति आकर के खड़ी होती है। लेकिन मैं यहां ये बताना चाहूंगा, इस देश को सर पॉकेट में हाथ रख करके भोला नहीं जाता है। सर, पॉकेट में हाथ रख करके बोला नहीं जाता है, नो पार्लियामेंट्री एटिकेट्स नहीं है सर। ये भारत में, आजाद भारत में ओबीसी की बात करते हैं। भारत को पहला ओबीसी प्रधानमंत्री भारतीय जनता पार्टी एनडीए ने दिया, यह भी हमको ध्यान रखना। ये ओबीसी की बात करते हैं। मैं कांग्रेस की बात कर रहा हूं, कांग्रेस। और भैया, मैं कांग्रेस की बात, कांग्रेस। दूसरा आज 27 मंत्री ओबीसी के हैं, 27 मंत्री, और हमारे एमपीज। मैं सर कांग्रेस की बात कर रहा हूं, उनकी बात नहीं कर रहा हूं। देवेगौड़ा जी हमारे हैं। ओबीसी, मैं कांग्रेस की बात कर रहा हूं। कांग्रेस, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट जनता दल, आई एम टॉकिंग अबाउट कांग्रेस। That first Prime Minister has been given by NDA OBC, that is Narendra Modi, by NDA. Never Congress has given. मैं OBC, मैं आउट ऑफ 303 बीजेपी के एमपी हैं, 303 में 85 यानी 29% हमारे एमपी ओबीसी के हैं। यह भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। उसी तरीके से 1358 एमएलए में 27% ओबीसी के हैं, 27%। आउट ऑफ 163 हमारे एमएलसी जो हैं उसमें 40% ओबीसी के हैं। मैंने जैसा कहा कि 303 एमपी में 85 यानी 29% एमपीज आर फ्रॉम ओबीसी। अब यहाँ पर आपको ये बता दें कि क्या वाकई अगर ओबीसी कैटेगरी की महिलाओं को शामिल नहीं किया गया तो ये यहाँ पर विरोध करने का मुद्दा नहीं बन जाता है?
क्या मुस्लिम महिला सांसद इसका विरोध नहीं करेंगी? क्या समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, यहाँ पर आरजेडी, जेडीयू, आप, कांग्रेस, तमाम पार्टियों का हक नहीं बन जाता है कि विरोध दर्ज करें? वो विरोध हो भी रहा है। यहाँ पर राहुल गांधी ने विरोध किया लेकिन उसके बावजूद पास हो जाता है। यहाँ पर आपको पहले पूरा मसौदा ही तैयार कर लेना चाहिए था कि कौन कौन क्या क्या शामिल होगा, लेकिन यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि ओबीसी कैटेगरी की महिलाओं को शामिल नहीं किया गया है। अब ऐसे में क्या हकीकत है, क्या फसाना है? राहुल गांधी ने जो कहा वो उसको लेकर आपकी क्या राय बनती है कि यहाँ पर झूठे राहुल गांधी नजर आ रहे हैं या फिर झूठे यहाँ पर केंद्र सरकार नजर आ रही है? अगर झूठ केंद्र सरकार कह रही है तो क्या अब यहाँ पर विरोध प्रदर्शन लाजमी हो जाएगा? क्या है आपकी राय? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।